हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई है यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि आज सेट नंबर 26 होने वाला है। इससे पहले 25 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें कि हम लोग जीएसजी के सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग मिडिल हिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज का जो पेपर होने वाला है ये आप लोगों के लिए मिला जुला पेपर होने वाला है, जिसमें कि हम मुख्य रूप से हिस्ट्री को कवर करेंगे और यूपी स्पेशल को टारगेट करेंगे। ठीक है, आज आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इस सेगमेंट को टारगेट करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर इसके पहले के आप लोगों ने अभी तक सेट पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारे सेट पेपर आप देख सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आप लोगों को आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने पेयर ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है? तो बुद्ध के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई जातक कथाएं हैं, जिसमें कि मातंग जातक जो है, मातंग जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है या बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म की बात हो रही है, ऋषभनाथ, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनके प्रतीक कौन से थे? तो ऋषभनाथ का जो प्रतीक था, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, इनका था वृषभ, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक था ये सिंह था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, ये संबंधित थे कृष्ण से। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, उन्हें व्यापक रूप से ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता था, और इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद संहिता में भी मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 22वें जैन तीर्थंकर, जिनका कि नाम नेमिनाथ है। और कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण से संबंधित हैं, और ये इनके छोटे भाई थे, चचेरे भाई के रूप में इनको जाना जाता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ की जो इनसे जुड़ी हुई हैं, नेमिनाथ से जुड़ी हुई, ये आपको ये फैक्ट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक मध्यकाल में जैन धर्म का केंद्र नहीं था? तो प्रारंभिक मध्यकाल में जैन धर्म का जो केंद्र नहीं था वो है नागपट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिलवाड़ा, श्रवणबेलगोला और एलोरा, यहाँ ये सारे मध्यकाल के दौरान, प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान जैन धर्म के केंद्र थे। बस ये तीनों नहीं थे। ठीक है, नागपट्टनम नहीं था, बाकी तीनों के थे। इसको करेक्ट करिएगा, नागपट्टनम नहीं था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो बौद्ध साहित्य जो है उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है, ये 2 मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य हैं, जिसमें से बौद्ध संघ में जो नियम फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, जो नियमावली है वो दी गई है विनय पिटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एक तरफ बौद्ध परिषद दे रखी हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। अब हमें मिलान करना है दोनों कॉलम्स का, तो चलो अब इनका मिलान करते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व हुई थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन से राजा के संरक्षण में हुई थी? तो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं ये थे महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के हो जाएंगे सभाकामी, इन्हें कहीं कहीं सभा कमीर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। थर्ड बौद्ध संगीति जो है ये हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा कि ये थर्ड बौद्ध संगीति के जो
अध्यक्ष थे ये मोगलीपुत्तिस थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर इधर आना चाहिए, मोगलीपुत्तिस को यहाँ होना चाहिए। तो थर्ड बौद्ध परिषद जो हुई थी या थर्ड बौद्ध संगीति जो हुई थी, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। दो थे, वासुमित्र और अश्वघोष। यहाँ पे केवल वासुमित्र का नाम है, तो इसलिए हम यहाँ से मैच करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और ये अगला क्वेश्चन जैन धर्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें दी जाती हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये नाम दिया रहेगा आपको। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और त्रिरत्न, इनको त्रिरत्न कहा जाता है, इन तीनों को एक साथ मिला करके। तो त्रिरत्न जो है ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिरत्न जिन्हें कि कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जैन धर्म किस कारण से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो मगध में जो है भयंकर अकाल पड़ा था, तब भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के श्रवणबेलगोला की तरफ चले गए थे, और वहीं पर अकाल जब तक कि समाप्त नहीं हो गया, करीब 12 वर्ष तक, 12 से 14 वर्ष तक श्रवणबेलगोला में रहे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ। तो जो लोग श्रवणबेलगोला चले गए वे लोग दिगंबर कहलाए, और जो लोग राजगृह में या यूँ कहें मगध में ही रह गए वे लोग श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और जो दिगंबर हैं ये इन्होंने क्या कर रखा है? वस्त्र त्याग दिए हैं। ये लोग कहते हैं कि वस्त्र ही जो है, इन चारों दिशाएं जो हैं, दिशाएं ही इनका वस्त्र हैं। ठीक, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर कैसे विभाजित हुआ? अकाल के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का आरंभ कहाँ से किया था? तो धर्मचक्र परिवर्तन उस घटना को कहते हैं जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कहाँ पर प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान? बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संत को दिया जाता है? तो भद्रबाहु को दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। तो दक्षिण में जो संत हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये भद्रबाहु थे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसके महाकाव्य जीवक चिंतामणि से संबंधित हैं? तो जीवक चिंतामणि से जो महाकाव्य संबंधित हैं, जिनके वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जीवक चिंतामणि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ स्तूप दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखी है? जगह दे रखी है, और सही मिलान हमें बताना है कि कौन से सही स्थान मैच करते हैं। तो देखिए, जो चौखंडी स्तूप है ये सारनाथ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, धर्मराजी का स्तूप ये भी आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये तक्षशिला में ही पड़ता है। बौद्धनाथ स्तूप ये रांची में नहीं है, ना भरयुक्त स्तूप नालंदा में। ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला कूट किस में मिलेगा। चौथे में मिल रहा है, ए और बी, ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? तो जब महात्मा बुद्ध अपने घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने राज्य का एक मुआयना किया था, या यूं कहें अपने सारथी के साथ राज्य को देखने के लिए निकले थे, जहां पर उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, मृत्यु और दुख सुख सारी चीज़ों की उन्हें पहचान हुई। तो उस सारथी का नाम क्या था? उसका नाम चन्ना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चन्ना के साथ ये गए थे अपने राज्य का भ्रमण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो केसरिया स्तूप जो है ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और ये वाराणसी से संबंधित थे, और इनका जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं, इनका जो चिन्ह है ये सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था और आत्मज्ञान की तलाश में वन में रहने चले गए थे? तो 30 वर्ष की आयु में जो महावीर स्वामी थे इन्होंने गृह त्याग किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था। तो वो कौन सी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी स्मृति में ये बनवाया गया था? तो जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, वाराणसी के पास सारनाथ है, वहाँ पर दिया था। मृदगांव भी उसको कहा जाता है। पहले उपदेश की स्मृति के रूप में जो सिंह वाला स्तंभ है वो बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्रस्तुत किया गया है? तो महात्मा बुद्ध को उपदेश देते हुए अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वहां पर उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने का स्थान है? तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और विहार 2 होते हैं। तो विहार जो है रहने का स्थान होता है, वहीं पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। ठीक है, चैत्य जो है, चैत्य पूजा घर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये पूजा घर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? विहार, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, अब यहाँ से हम यूपी स्पेशल के 19 क्वेश्चन है, इसमें 19 क्वेश्चन उनको करेंगे। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मैक्सिमम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो कि नेपाल के साथ है। अच्छा, राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। उसके बाद आपको आओगे दक्षिण में तब मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में आपको छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इनके साथ उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यूपी से जुड़े हुए ये फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। यूपी स्पेशल की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उन क्लासेस को देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके एग्जाम के लिए, री एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग उन क्लासेस को भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज़ादी से पहले यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो है यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे आज़ादी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथ से की जाने वाली एक कढ़ाई है जो कि जॉर्जेट और कॉटन के कपड़ों पर बेसिकली की जाती थी। हालांकि अब इसका एरिया बढ़ रहा है और भी कई तरीके के कपड़ों पर इस तरीके की कढ़ाई की जाती है। और ये जो चिकनकरी की कढ़ाई के लिए फेमस है, लखनऊ फेमस है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर फेमस है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि चिकनकरी की जो कढ़ाई है इसकी इजाद किसने की थी या ये किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी? तो ये शाहजहां की पत्नी जो थी नूरजहां, उनके द्वारा विकसित की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको राज्य के राज्यपाल दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, दूसरी तरफ उनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, ये आप लोगों को तो दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है। पहला जो है ये है राम नाईक। ठीक, तो राम नाईक जो है गणतंत्र के बाद उत्तर प्रदेश के 19वें राज्यपाल थे, तो ये सी से मैच हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की 20वें क्रम की राज्यपाल बनी है, तो ये डी से मैच हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आता है मोहम्मद शफी कुरैशी, ये जो है अभी ऊपर ऑप्शन था, ये ए ऑप्शन से मैच होंगे ये कि भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे ये। ठीक है, और सुदर्शन अग्रवाल ये राज्यसभा के पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल शामिल नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे में इलाहाबाद मंडल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में कौन सा जिला नहीं शामिल है या कौन से जिले से होकर के नहीं गुजरेगा? लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो ये झांसी से नहीं होकर के गुजरेगा। हरदोई, कन्नौज और फिरोजाबाद, ये तीनों जिलों से ये आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होकर के जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो ये 10 जिलों से होकर के गुजरता है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रज़ा खान को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ, अब उसके बाद अवध के नवाब के साथ हुई थी ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन निर्माण के लिए फेमस है? तो मिर्जापुर कालीन निर्माण के लिए फेमस है। देखिए आप लोगों को शायद ये याद भी रहे, अगर किसी ने मिर्जापुर वेब सीरीज़ देखी होगी तो उसमें कालीन भैया हैं, इससे ध्यान रखिएगा कि मिर्जापुर में कालीन्स बनती हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 2 कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं, एक तरफ क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान है, तो हमें मैच करना है इनसे, ठीक। अब बख्त खान जो है इनका जन्म स्थान सेवरा है। ऑप्शन नंबर 1 से ये मैच हो जाएगा, बख्त खान सेवरा से मैच हो जाएगा। बेगम हजरत महल का जो जन्म स्थान है ये मेरठ है। रवि कदम सिंह, ठीक है, राव कदम सिंह, इसको करेक्ट करिएगा, राव कदम सिंह है। राव कदम सिंह का जो जन्म स्थान है ये फैज़ाबाद हो जाएगा। और आसफ अली ये बिजनौर में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये सारी मैचिंग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो शिवालिक श्रेणी जो है मिलेगी आपको उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको मिलेगा ये वाराणसी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इखलास खां का रोज़ा यानी कि मकबरा ये कहाँ पर है? तो इखलास खां का जो मकबरा है ये आपको मिलेगा बदायूं में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये श्रेणियां दे रखी हैं, ठीक है, पर्वत श्रेणियां, और इनको हमें दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है क्रम में, ठीक। तो अगर दक्षिण से चलेंगे हम तो सबसे पहले आ जाएगा विंध्य श्रेणी, ठीक है। विंध्य श्रेणी 1 नंबर पे हो जाएगा, सबसे पहले विंध्य श्रेणी लगेगा। सबसे दक्षिणी भाग उत्तर प्रदेश का विंध्य श्रेणी पड़ेगा इन ऑप्शंस के अनुसार। उसके बाद आएगी आपका गंगा का मैदान आएगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद शिवालिक तलहटी आ जाएगा। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर कुछ इस तरीके से क्रम बनेगा 2 3 1। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां और उनकी सहायक नदियां हमें बतानी है। तो गंडक की जो सहायक नदी है ये काली नदी है, ठीक है। राप्ती की सहायक नदी आपकी हो जाएगी रोहिणी। यमुना की जो सहायक नदी है ये हिंडन है। और गंगा की वरुणा है, ठीक है, ये वरुणा इसको कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का प्रवाह तंत्र मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। आप लोग यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये देख सकते हो, सारी नदियाँ करवाई हैं। उसके बाद इनका जो अपवाह क्षेत्र है वो भी करवाया है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं। उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो अगर ये क्लास आप लोगों ने नहीं की है इसको कर लीजिएगा, अच्छी क्लास है, आप लोगों को मदद होगी आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का जो हिस्सा है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोमती नदी का पुराना नाम क्या है? गोमती नदी का जो पुराना नाम है गोमल है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी है। 7 नदियां हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में भारत की नदियां बताई गई हैं। जैसे गोमल हो जाता है गोमती का पूरा नाम, वितास्ता झेलम होता है, परुषणी रावी होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हम सभी को पता है चूड़ियाँ कहाँ पर बनती हैं, ये फिरोजाबाद में बनती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस सम्राट ने अंग्रेजों को कोरा और इलाहाबाद के जिले दिए और 6 साल तक इलाहाबाद की जेल में रहा? कौन सा सम्राट अंग्रेजों के समय उसके साथ ऐसा हुआ, हमको बताना है। तो शाह आलम द्वितीय जो हैं इन्होंने अंग्रेजों को कोरा और इलाहाबाद के किले दे दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अंग्रेजों ने इन्हें 6 साल तक जेल में भी बंद रखा था। तो शाह आलम द्वितीय इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिडल हिस्ट्री का यूपी से जुड़ा हुआ अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके से हमारे आज के ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की क्लास का आपका स्कोर कितना रहा। और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, पेयर ग्रुप्स में क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं
मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आपको रोज़ इस तरीके का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स से जीके जीएस वाला पार्ट है वो आप लोगों का किसी भी तरीके से कमज़ोर ना पड़ने पाए। बस आप लोगों की इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डेली बेसिस पर इसका रिविज़न करें। और रिविज़न करवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक करंट अफेयर्स और इनसे जीके जीएस से जुड़ा हुआ ये सेट पेपर के लेकर के आऊँगी, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि डेली बेसिस पर रिवीजन करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।